सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय के साथ आज हम हिंदी का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग पठन सामग्री के सहित अध्ययन क्रम में शामिल हो रहे हैं। यदि नहीं तो वीडियो को यहीं पर रोकें, अध्ययन सामग्री लाएं और अध्ययन में शामिल हों। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 3 समास नामक पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे। इससे पहले पिछली पाठ योजना में हमें जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान भी करेंगे। आप लोगों को पिछली पाठ योजना में संधि पाठ से संबंधित, संधि विषय सामग्री से संबंधित कुछ परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र के रूप में कुछ प्रश्न दिए गए थे। मुझे पूर्ण आशा है आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रकार से पढ़कर, समझकर उन प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे। फिर भी एक बार मिलान कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया था, निम्नलिखित में कौन सी संधि है, संधि का नाम बताएं। तो का नंबर था सत धन आचार। इससे संधि युक्त शब्द बना था सदाचार। यहां पर व्यंजन संधि है, यहां पर व्यंजन संधि है। खा नंबर था रवि धन इंद्र। संधि युक्त शब्द बना रवींद्र। इसमें दीर्घ संधि है। खा नंबर में दीर्घ संधि है। स्वर संधि का एक भाग दीर्घ संधि है। यदि आपने दीर्घ संधि लिखा है तो ठीक है। यदि आपने इस संधि के लिए स्वर संधि लिखा है तो भी सही है। का नंबर में व्यंजन संधि, खा नंबर में स्वर संधि या दीर्घ संधि, दोनों में से कोई एक लिखा है तो सही है। गा नंबर है नी धन रव, नीरव। संधि युक्त शब्द नीरव। यहां पर विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। ठीक। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में किस नियम से संधि हुई है। यहां पर जो संधि की गई है, कौन सा नियम लगा है, आपको उस नियम को बताना है। तो का नंबर है हो धन वन। संधि युक्त शब्द है हवन। यहां पर कौन सा नियम है, यहां पर स्वर ओ और वा के बाद स्वर ओ और वा का मेल हुआ तो बना अव। यह अयादि संधि का नियम है। अयादि संधि के नियम से हो धन वन मिलकर बना हवन। खा नंबर है अभि धन सेक। अभि धन सेक। यहां पर क्या है, कौन सा नियम लगा है। यहां पर नियम लगा है, यदि सा से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है। यदि हलंत युक्त सा से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर आता है, अ या आ आता है, तो फिर कुछ नहीं होगा, तो फिर ये संधि नहीं होगी, ये मेल नहीं होगा, ये सा नहीं बनेगा। लेकिन अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो ये हलंत युक्त सा जो दिया हुआ है
यह षटकोण सा में बदल जाता है। ठीक है। ग नंबर दिया है नर धन ईश। नर धन ईश संधि युक्त शब्द बना इसका नरेश। तो यहां पर क्या है, स्वर अ और स्वर ई इनका मेल हुआ तो ये बना ए। तो यहां पर स्वर संधि है और स्वर संधि का जो भेद होता है गुण संधि। तो यह गुण संधि का उदाहरण है। स्वर संधि भी लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित की संधि करो। तो ये इस प्रकार से प्रश्न आपने बहुत प्रश्न किए हैं, कई प्रश्न किए हैं। तो संधि किस प्रकार करना आपको पता है, फिर भी एक बार मिला लीजिए। का नंबर दिया है वृक्षधन छाया, मिलकर बना वृक्षाया, वृक्षाया। खा नंबर सुधन अस्ति, ये मिलकर बना स्वस्ति, सुधन अस्ति मिलकर बना स्वस्ति। क्या नंबर है परम धन ओज, परम धन ओज मिलकर बना परमौज, परमौज। ठीक है। इस प्रकार से ये संधि होगी। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में संधि विच्छेद करो। यहां पर ये जो शब्द दिए हुए हैं संधि युक्त शब्द, इन शब्दों का संधि विच्छेद करना है। आइए कैसे करेंगे देखते हैं। का नंबर दिया हुआ है लोकेशण, लोकेशण। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा लोक धन एषण, लोक धन एषण। खा नंबर इत्यादि, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा इति धन आदि, इति धन आदि। ठीक है। ऐसे ही गा नंबर शब्द दिया है पर्यावरण, पर्यावरण। पर्यावरण का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा परिधन आवरण, परिधन आवरण। ठीक। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं नाम लिखो। तो आप लोगों ने लिखा होगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और उनके नाम हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि के ये 5 भेद होते हैं। छठवां प्रश्न है विसर्ग संधि में कितने नियम होते हैं, किसी एक नियम का उदाहरण लिखें। तो हमारी व्याकरण की जो पुस्तक है, जिस पुस्तक के माध्यम से हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक में विसर्ग संधि के 9 नियम बताए गए। कितने नियम बताए गए हैं? 9। उनमें से एक नियम इस प्रकार से है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद ट या ठ होने पर विसर्ग श हलंत युक्त षटकोण स में बदल जाता है। ये विसर्ग संधि का नियम है। और उदाहरण धनु, धन टंकार मिलकर बना धनुष टंकार। ठीक। यह विसर्ग संधि का एक नियम था। 7वां प्रश्न है मां का द्वित्व कब हो जाता है। तो इसका उत्तर यदि हलंत युक्त म के बाद मां आया हो तो वो हलंत युक्त मां का द्वित्व हो जाता है। यदि मां के बाद मां आया है तो वह द्वित्व में बदल जाता है। 8वां प्रश्न है न अणा में कब परिवर्तित होता है। न अणा में कब परिवर्तित होता है। इस प्रश्न का उत्तर है यदि रि
रा और सा के बाद न हो और इनके बीच में कोई स्वर या पा वर्ग का कोई वर्ण, अनुस्वार या य व ह में से कोई वर्ण हो तो न अणा में बदल जाता है। यह न से न के अणा में बदलने का नियम है। अगला प्रश्न है, सजातीय स्वर किसे कहते हैं? तो सजातीय स्वर समान ध्वनि वाले स्वर समूह, समान ध्वनि वाले स्वर समूह सजातीय स्वर कहलाते हैं। अब समान ध्वनि वाले स्वर समूह कौन से होते हैं? जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ, ये समान ध्वनि वाले स्वर समूह हैं। इन्हें सजातीय स्वर, सवर्ण स्वर आदि कहते हैं। 10वां प्रश्न है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? नाम लिखो। तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। उनके नाम हैं अ, ई, उ, री। बस ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है। इस प्रकार आप लोगों ने पिछली पाठ्य योजना में दिए गए परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तरों का मिलान किया और मुझे आशा है कि आप लोगों के सभी उत्तर सही रहे होंगे। यदि कहीं पर कोई उत्तर गलत रहा हो, किसी उत्तर में किसी भी प्रकार की त्रुटि रही हो, तो उसे सुधार लें। आइए अब हम लोग अगले क्रम में बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम पठन पाठन करेंगे। पाठांक पृष्ठ संख्या 21 का, 21 का। पाठांक पृष्ठ संख्या 21 पर नया पाठ, पाठ 3 समास शीर्षक के नाम से जो पाठ है वह शुरू हो रहा है। आइए पुस्तक को पढ़ते हैं। यदि आप लोगों ने पुस्तक पढ़ा है तो अब आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए और हम लोग अभी पुस्तक का पठन पाठन करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, समास में 2 शब्द पास पास लाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि समास क्या होता है, कि समास में 2 शब्दों को पास पास लाया जाता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि संधि में 2 वर्ण पास पास आते हैं, समास में 2 शब्द पास पास आते हैं। ये अंतर होता है समास और संधि का। तो समास में 2 शब्द पास पास लाए जाते हैं। सम, सम का मतलब है अच्छी तरह या परस्पर, या अच्छी तरह परस्पर। और आस का मतलब होता है बैठाना। तो मिलकर बन गया समास। तो सम अच्छी तरह या परस्पर, धन आस बैठाना, किसको? शब्दों का। यानी शब्दों का पास पास अच्छी प्रकार से बैठाना, भली प्रकार से परस्पर बैठाना, यही समास होता है। जैसे घोड़ा गाड़ी। अब घोड़ा गाड़ी, यहाँ पर घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को। क्या है? घोड़ा गाड़ी का मतलब क्या है कि घोड़ा जिस गाड़ी को खींचता है वो घोड़ा गाड़ी। इसमें खींचता है जिसको गौड़ शब्द, जो गौड़ शब्द है, मुख्य शब्द है घोड़ा और गाड़ी। खींचना गौड़ कर दिया गया, छोटा कर दिया गया है या दब गया है, उसको शामिल नहीं किया गया। तो घोड़ा गाड़ी, घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, तो यहाँ पर खींचना शब्द गौड़ है, छोटा है, और मुख्य रूप से घोड़ा और गाड़ी को ले लिया गया है, तो ये बन गया घोड़ा गाड़ी। इन्हीं मुख्य शब्दों को पास पास बैठाने की जो विधि होती है उसे ही समास कहते हैं। कहने का मतलब कि जो, जैसे यहाँ ऊपर बताया गया कि अच्छी तरह परस्पर
बैठाना शब्दों का, यानी शब्दों को परस्पर अच्छी प्रकार से भली प्रकार से बैठाना, यही समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सम दन आस। तो अब यहाँ पर जो एक प्रक्रिया की गई शब्दों को पास पास बैठाने में, वही प्रक्रिया समास कहलाती है। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। माँ और बाप, माँ बाप। जहाँ चार राहें मिलती हैं, चौराहा। इस प्रकार गौड़ शब्दों यानी कारक चिन्हों या संयोजक पदों का लोप करके समास युक्त शब्द, समास युक्त पद या समस्त पद बनाए जाते हैं। देखिए, समास एक प्रक्रिया होती है। अभी जैसे दिया है घोड़े पर सवार, शब्द बना घुड़सवार, तो न तो घोड़े शब्द समास है, न पर समास है, न सवार समास है, और न ही घुड़सवार शब्द जो आया ये समास है। घोड़े पर सवार इस शब्द समूह के साथ जिस विधि का प्रयोग किया गया और उस विधि के प्रयोग से वो घुड़सवार बना, तो घोड़े पर सवार, इससे शब्द बना घुड़सवार। तो घोड़े पर सवार से घुड़सवार तक शब्दों के बदलने की जो प्रक्रिया थी, जो विधि थी, वो समास कहलाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर घोड़े पर सवार बना घुड़सवार, तो घुड़सवार क्या है? ये घुड़सवार ही समस्त पद है, या इसे समास युक्त पद कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रक्रिया हो चुकी। ठीक। तो इस प्रकार गौड़ शब्दों, कारक चिन्हों, संयोजक पदों का लोप करके समास युक्त पद या समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे राम राज्य, यथासंभव, घनश्याम, ये सभी शब्द समस्त पद हैं। ठीक है। तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये समास की परिभाषा है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। समस्त पद या सामासिक पद, हेडिंग दी गई है, समस्त पद या सामासिक पद। विभक्ति रहित शब्दों को मिला देने से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, अथवा समास की प्रक्रिया पर समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। अब यहाँ पर आया है विभक्ति रहित। विद्यार्थियों, आप लोगों ने कारक पढ़ा होगा, कारक में चिन्ह आते हैं, वही उसकी विभक्ति होती है। जैसे कर्ता ने, तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने, तो यही उसकी विभक्तियां हैं। ने, कर्म को, करण से, तो ने को से, ये जो चिन्ह हैं यही विभक्ति हैं। तो विभक्ति रहित शब्दों को मिला देने से जो शब्द बनता है, विभक्ति रहित यानी विभक्तियां ना हो, जिसमें विभक्ति रहित शब्दों को मिला देने से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद क्या होता है? समस्त पद वह होता है कि जिन शब्द समूहों में समास की प्रक्रिया हो करके एक नया शब्द बनता है, वह समस्त पद होता है, उसे सामासिक पद भी कहते हैं। ठीक है, आगे बताया भी गया है, अथवा समास की प्रक्रिया से बना पद समस्त पद या सामासिक पद कहलाता। उदाहरण
उदाहरण ध्यान दीजिए, ज्ञान सागर अर्थात ज्ञान का सागर। इस उदाहरण में ज्ञान और सागर इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले संबंध कारक के का विभक्ति का लोप होने से ज्ञान सागर एक स्वतंत्र शब्द बना है। यही समस्त या सामासिक पद है। ठीक है, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा घोड़े पर सवार, तो यहां पर क्या हुआ, घुड़सवार, पर विभक्ति खत्म। माँ और बाप और जो योजक शब्द था वो भी खत्म। अब ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान सागर अर्थात ज्ञान का सागर, तो यहाँ पर ज्ञान का संबंध बताने वाला जो शब्द था का, उसे संबंध कारक का जो चिन्ह था का, उस विभक्ति का लोप हो गया और शब्द बन गया ज्ञान सागर। तो यही शब्द समस्त पद है। इसके बाद समास विग्रह। समस्त पद समास विग्रह समस्त पद या सामासिक पद युक्त शब्दों को अलग अलग करने का नाम विग्रह है। जैसे राम राज्य का विग्रह है राम के राज्य जैसे राज्य। दाल रोटी का विग्रह है दाल और रोटी। घनश्याम का विग्रह है घन की तरह श्याम। घन की तरह श्याम है जो। अर्थात समस्त पद या सामासिक पद को पुनः पहले जैसी अवस्था में अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास के प्रमुख दो पद कौन कौन से होते हैं? जिन दो मुख्य शब्दों के मेल से समास बनता है उन शब्दों को खंड या अवयव या पद कहते हैं। जैसे घन श्याम में घन और श्याम दो पद हैं, तो पहला पद या पूर्व पद या पहला खंड है घन। तो घन और श्याम जो दो पद हैं, इसमें जो पहला पद होता है उसे हम या तो पहला पद बोल सकते हैं या फिर पूर्व पद बोल सकते हैं या पहला खंड बोल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा पद या उत्तर पद या दूसरा खंड जो होता है वह है श्याम। तो घन श्याम में घन और श्याम दो पद हैं, पहला पद घन, दूसरा पद श्याम। पूर्व पद घन और उत्तर पद श्याम। पहला खंड घन और दूसरा खंड श्याम। ठीक विद्यार्थियों, आज का पठन पाठन क्रम यहीं तक। इसके बाद अगली पाठ योजना में अब बारी है आज के कार्य की। आज आपको क्या करना है? आज हिंदी व्याकरण के पुस्तक से पाठ 3 समास नामक पाठ के पाठांक पृष्ठ संख्या 21 को पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।